नमस्ते। एचडब्ल्यू न्यूज और दीपब्लिक.इंडिया के जॉइंट वेंचर में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम सब लोग मिलके थोड़ा हर एक राज्य की 5 राज्य हैं, हर एक जगह अलग-अलग खबर आ रही हैं। सुजीत नायर साहब के अपने करस्पॉन्डेंट काफ़ी जगहों पे हैं। अ, इनका चैनल बॉम्बे से एयर होता है, तो इनके पास ज़्यादा कुछ लेटेस्ट खबरें भी होती हैं। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पास अ, ज़्यादा स्पेसिफिक खबरें उत्तर प्रदेश की होती हैं, लेकिन बाकी जगह का भी मैं कुछ नज़र रखता हूँ। सुजीत साहब, आज को थोड़ा हम लोग बात कर लें, क्योंकि अब इस समय ये इलेक्शन मोड जो है वो टॉप गियर में आ गया है, क्योंकि अभी तक इलेक्शन वी वर टॉकिंग ऑफ कि कौन कैसे आएगा, कौन किसके साथ जाएगा, गठबंधन क्या होगा, वो सब डिसाइड हो गया, टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अ, अब सेकंड फेज, थर्ड फेज के नॉमिनेशंस खत्म हो रहे हैं। तो दिस इज हाई टाइम व्हेन नाउ थिंग्स आर मोर और लेस सेटल कि अब कौन कैसे लड़ रहा है। इसमें एक चीज अभी भी एक देखने वाली हो रही है, इवन टुडे। और मुझे देख के इस पे मुझे थोड़ा दुख भी होता है और थोड़ा आश्चर्य भी होता है। और मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि कभी कभी लोग ये कहते हैं कि भाई और इस हमारे लिए और आपके लिए कहा जाता है कि आप लोग कुछ बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोलते हैं। पहले तो ये समझना चाहिए, जो सरकार है हम प्रश्न उससे करेंगे। तो अब आज अगर सरकार में बीजेपी की सरकार है तो प्रश्न उससे किए जाएंगे। इलेक्शन शुरू मतलब की डेट आने से पहले एक डेढ़ महीना बिल्कुल इतनी एडवर्टीजमेंट का ढेर लग गया था। एक एक दिन में 5-5 6-6 एडवर्टीजमेंट थे, और ज्यादातर एडवर्टीजमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ यूपी था कि हमने क्या क्या किया, वी वर द फर्स्ट, वी आर फर्स्ट इन दिस एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी क्या हो रहा है कि जब एक्चुअल इलेक्शन आ रहा है, तो जो यूपी के जितने नेता हैं, मतलब जो यूपी में वोट मांग रहे हैं, जितने यूपी के नेता नहीं, चाहे वो अमित शाह साहब आ रहे हो, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हो, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हो, बाकी सब लोग, ये सब लोग इलेक्शन में वोट मांगने जा रहे हैं। वही बात फिर से, कैराना, मुजफ्फरनगर नगर दंगा, हिंदू मुस्लिम, जिन्ना, रिटॉरिक वहीं पे अटका हुआ है। और मुझे लग रहा है कि ये ओवर यूज हो चुका है। अब लोग नहीं सुनने को तैयार हैं। लोग आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने क्या किया, आप आगे क्या करेंगे। बेरोजगारों की अपनी समस्याएं हैं, महंगाई चरम सीमा पे है। यूपी में एक छोटा जानवर जिसको बोलते हैं स्ट्रे एनिमल्स की एक अपनी समस्या है। पीपल वांट टू नो दो सॉल्यूशंस। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है इस समय कि वी आर ओवर यूजिंग, बीजेपी खास करके इज ओवर यूजिंग दिस रिलीजियस कार्ड। वो 80-20 करना, ये सब करना। आप वहां बैठे हुए हैं, आपको क्या लग रहा है, मतलब आपको क्लियर हुआ है कि ऑन व्हाट इश्यूज यूपी में बीजेपी इलेक्शन में जा रही है? सर, ये बात डेफिनेट है। और हमने, याद है, हम दोनों ने मिलकर के ये तिवारी को भी पूछा था एक महीने पहले, समाजवादी पार्टी वाले। हाँ, समाजवादी पार्टी वाले। सो सी द पॉइंट इज, यस, रिलीजियस कार्ड प्ले कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और आपने जैसे राइटली बोला, कास्ट कार्ड प्ले कर रही है समाजवादी पार्टी। सो दोनों अपनी तरफ में वो प्ले कर रही है। जहां तक कास्ट और रिलीजन यूज करने का सवाल है, रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर यूज करें तो वो ठीक है, दैट इज जायज है, बिकॉज हर एक कम्युनिटी को अपना अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हर एक कम्युनिटी को अपना रिप्रेजेंटेटिव अगर असेंबली में हो, अगर लोकसभा में हो, तो उनके कम्युनिटी को डेवलपमेंट हो सकता है, उनको रिसोर्सेस मिल सकता है। ये सब बात ठीक है। बट जहां तक एनिमी क्रिएट करने का सवाल है, पॉलिटिक्स यूज करके एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से लड़ाने का सवाल है, ये बात जो है वो पचती नहीं। सर, इस पे मुझे और एक स्टेप आगे जाना है। ये हफ्ते में सबसे बड़ी चीज ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को उन्होंने इनवाइट किया कि भाई आप पोस्टपोल अलायंस भी हमारे साथ कर सकते हो आरएलडी के, और उन्होंने आपको साफ मना कर दिया। अब ये बात थी कि भाई जाट्स वोट्स जो है, जो ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, वो जाट वोट जो है वो अभी ये बताया जा रहा है कि इट इज मूविंग आउट। इनफैक्ट सर, इंटरेस्टिंगली मैंने रोहित झारखंड जी से भी बात की। रोहित झारखंड जी जो प्रेसिडेंट है जाट महासभा के, उनसे भी मैंने बात की, और उनका भी कहना यह है कि भाई अब जो है
or if I assume that if he has the voice of the Jats in Uttar Pradesh, especially Western Uttar Pradesh, उनका भी कहना यह है कि अब जो है जाट नहीं जाएंगे, जाट will not support बीजेपी because they have felt deceived by बीजेपी. उनको बीजेपी ने, उनको लग रहा है कि बीजेपी ने उनको धोखा दिया है. सो ये करंट सिचुएशन है. और एक बात जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है सर, जो मैं आपसे जानना चाहता हूं. देखिए, जाट्स और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जाट इज अराउंड 7% और मुस्लिम्स आर अराउंड 27%. ये 7% और 27% का जो कॉम्बिनेशन था, जो 34% का कॉम्बिनेशन था, ये बहुत एक पोटेंट कॉम्बिनेशन था. ये कॉम्बिनेशन 2017 में समहाउ टूट गया. 2014 से जो है वो टूटने चालू हुआ. ये जाट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन टूटा क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा इसका पर्सपेक्टिव क्लियर कर दूं. यूपी बीइंग सच अ लार्ज स्टेट, ज्यादातर लोग इसको 4 उसमें रीजन्स में डिवाइड कर दे रहे हैं. बुंदेलखंड, अवध विच इज सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी. नाउ वेस्टर्न यूपी में नाउ वी हैव 75 डिस्ट्रिक्ट्स एंड देयर इज, एक हम लोग कहते हैं कमिश्नरी मंडल. कमिश्नरी अ ग्रुप ऑफ, जो एक कमिश्नर होता है, जो उसको, जैसे आपके महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आप डीएम को बोलते हैं, जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बोलते हैं, आप अपने यहाँ कमिश्नर बोलते हैं. हमारे यहाँ एक 5 जिले को मिला के कमिश्नरी बनती है और वो कमिश्नर लेवल का है. नो, वो 18 कमिश्नरीज है. जो वेस्टर्न यूपी है उसमें 6 कमिश्नरीज आती हैं आउट ऑफ 18. उसमें हाँ, 1/3 आउट ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें 26 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं. आउट ऑफ 4, अगेन अबाउट 1/3, एंड आउट ऑफ 403 सीट्स 136 सीट्स आती हैं, अगेन अबाउट 1/3. तो ये 1/3 इज वेस्टर्न यूपी, ये समझना है. एक तो सबको ये समझना चाहिए. नाउ द सेकेंड पार्ट इज कि ये जो अभी एक, मैं उसको अलग अलग हिस्सों में आपका जवाब दे रहा हूं. जो अभी एक ये बात अमित शाह साहब ने कही कि हमारा रास्ता खुला है, वो गलत घर में चले गए, हमने 3 गवर्नर दिए हैं, हमने 9 मंत्री बनाए हैं, इत्यादि इत्यादि, इस तरह की बातें उन्होंने की. 9 एमपीज हैं हमारे, ये सब बातें उन्होंने की. मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा कंफ्यूजन करना चाह रहे थे. वो एक, जैसे आपके टीम में कोई आपका जो बेस्ट बैट्समैन हो, उसको धीरे से जाके दूसरा वाला जाए, उसके कान में कुछ क्या है, और फिर इधर वालों को लगे क्या कहा कुछ, भाई ये गड़बड़ है. अच्छा, देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड इट. ये ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही कर दिया है. देयर इज अ हिस्ट्री बिकॉज जो दिस इज द फर्स्ट इलेक्शन जहां पे अखिलेश यादव एंड जयंत चौधरी, ये लोग इंडिपेंडेंटली इसको, अपनी पार्टी को भी देख रहे हैं और इलेक्शन को भी मैनेज कर रहे हैं. इसके पहले जो भी इलेक्शन था, in the last 2017 election, 2012 elections, मुलायम सिंह was always there. 2017 में उतने वो नहीं थे, but he was there. इस बार क्या हुआ है कि मुलायम सिंह जी नहीं के, मतलब उनकी हेल्थ की वजह से ही is keeping him aloof from these elections. चौधरी अजीत सिंह की डेथ हो चुकी है, तो जयंत is also on his own. तो ये पहला इलेक्शन है जहां पे ये दोनों लोग have, मतलब they are fighting on their own. और इसकी देयर इज अ हिस्ट्री. व्हाई अमित शाह इज डूइंग दिस, वन हैज टू अंडरस्टैंड. जब यूपी में मुलायम सिंह जी वाज अ एस्टैब्लिश्ड नेता, वो उन्होंने चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीति का सफर शुरू किया था, और एक किसान नेता के रूप में, चौधरी चरण सिंह के सबसे खास आदमी के रूप में उन्होंने अपने को एस्टैब्लिश किया था. 77 में मंत्री बने, ये सब होने लगा. ही परस्यूड दैट थिंग. इस बीच क्या हुआ कि 80s में चौधरी अजीत सिंह अमेरिका से वापस इंडिया आए, अपनी नौकरी छोड़ के, और अब वो पॉलिटिक्स में आ गए. अच्छा, वो एक अमेरिकन परिवेश से आ रहे थे, उनका एक स्टाइल दूसरी थी, वो उतने गांव के नहीं थे, और ही स्टार्टेड हेल्पिंग हिज फादर. 89 जब इलेक्शन हुए, तब तक चरण सिंह साहब ने, 89 इलेक्शंस में चौधरी अजीत सिंह और मुलायम सिंह फेस टू फेस, जब पार्टी जीत गई, मतलब जब जनता दल के विधानसभा में विक्ट्री हो गई, उसके बाद यहां पे चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, इसके लिए कंटेस्ट हुआ, मतलब इलेक्शन हुआ. और एक तरफ मुलायम सिंह थे और एक तरफ अजीत सिंह थे,
और उस इलेक्शन में मुलायम सिंह ने अजीत सिंह को, मतलब विधायकों ने ज्यादा वोट मुलायम सिंह को दिए, उन्होंने उनको हराया। नो, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक एक चलता रहा। इसके बाद ये भी समझना होगा कि दो पार्टीज, समाजवादी पार्टी मतलब मुलायम सिंह ऑन हिज ओन, उससे पहले मुलायम सिंह जनता दल में थे, जनता पार्टी में थे, उनके नेता कभी चंद्रशेखर तो कभी चौधरी चरण सिंह इत्यादि इत्यादि। लेकिन 1992 में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी स्टैब्लिश की और 1996 में चौधरी अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल को किया। तो अब दोनों लोग ऑन देयर ओन अपनी अपनी पार्टी चलाने लगे। थोड़ा सा अजीत सिंह का एक तो ये था कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहना चाहते थे। अजीत सिंह ऑलवेज यूज्ड वांटेड टू बी इन नेशनल पॉलिटिक्स, यूपी पॉलिटिक्स से ज्यादा। तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने सेंटर में मंत्री रहना, और उन्होंने क्या किया कि उनका जो पास्ट 15-16 साल का सफर है, 2004 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किया। आई एम टॉकिंग ऑफ द जनरल इलेक्शंस। 2009 में वो बीजेपी के साथ उन्होंने किया। 2014 में वो यूपीए के साथ चले गए। 2019 में वो महागठबंधन में आ गए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो स्टेबल नहीं रहे, और उनका जो राजनीति थी वो नेशनल पॉलिटिक्स को ध्यान में रखे। मुलायम सिंह ऑलवेज कंसंट्रेटेड ऑन यूपी पॉलिटिक्स। उन्होंने हरदम यूपी को रखा कि पहले हम यूपी के पॉलिटिक्स हैंडल करेंगे, हम यूपी में ताकत अपनी बनाएंगे, और फिर राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो सेकेंडरी था। अब यहां पे उस जो मुलायम सिंह यादव और अजीत सिंह जी के बीच में जो जो भी रहा हो, ऐसा कोई लड़ाई नहीं था, इस तरह का विपक्ष नहीं था, उनके रास्ते अलग हो गए थे, उसका फायदा अमित शाह उठाना चाहते थे और ये बार बार कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों लोगों के जो भी, अब इसको परिवारवाद कहिए या जो भी कहिए, जयंत चौधरी साहब और अखिलेश यादव साहब, ये दोनों लोगों ने बहुत मैच्योरिटी अपने जो मतलब दे हैव शोन देयर मैच्योरिटी, दे हैव शोन कि वो एक लंबे अनुभव के साथ आ रहे हैं। क्योंकि जब अमित शाह ने ये चारा मैं कहूंगा डाला, तो उसका जवाब बहुत तल्ख दिया, उसका जवाब जयंत चौधरी ने बहुत स्ट्रांग दिया। उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने एक तो ये कहा कि अगर आपको ये लगता है ये गलत हुआ है, तो आप उन 700 शहीद जो किसान आंदोलन में हुए हैं उनसे जाके बात करिए, आप मुझसे मत बात करिए। एक दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं। व्हाट ही वांटेड टू से कि आई एम नॉट अ कॉइन, यू कैन नॉट टॉस मी, कि मैं आज इधर उधर। तो अभी क्या मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा भाजपा के बुरे दिन आए हुए हैं, वो कुछ कर रहे हैं वो उनके अगेंस्ट हो जा रहा है। अब मोदी जी का सिक्योरिटी वाला जो मामला था, उसमें मुझे ऐसा लगता है, मतलब जो मेरा अपना है रीडिंग, कि उसमें भाजपा का एक वोट बढ़ा नहीं होगा, कम जरूर हुआ होगा एक। मतलब उससे भाजपा को इलेक्टोरली जो, अच्छा भाजपा सारी चीजें सिर्फ एक उससे देखती है, इलेक्शंस। जैसे अब समाज में भी हम और आप हैं, तो सबको ये देखा आपके पास पैसा कितना है इससे आपको देखा जाता है, आपके पास शिक्षा क्या है, नॉलेज क्या है, इससे मतलब नहीं। तो उस प्रोसेस में भाजपा, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी काम कर रही है, उसने जाट वाला किया वो उसके अगेंस्ट लग गया। तो तो इस रेफरेंस में ये बात। अब तीसरी बात पे मैं आता हूं कि क्यों जाट गुस्सा है। जाट कई वजहों से गुस्सा है। एक तो पहली चीज ये है कि ये जो जाट के एक मुजफ्फरनगर में एक दंगा हुआ था, और ये भी एक अजीब सी चीज है कि जब बीजेपी पावर में होती है तो दंगा नहीं होता है, और जब बीजेपी पावर में नहीं होती है तो दंगा होता है। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा, इसके आगे दर्शक लोग खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि ये कहना कि मतलब दंगा कौन करवाता है ये इंपॉर्टेंट है। 2013 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो एक मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम, और बीजेपी ने उसको ठीक से प्ले किया, और उसको प्ले करके 2014 में जाट पूरी तरह से बीजेपी के साथ आ गए, और वहीं से जाट बीजेपी के साथ चलते रहे। 2014 में ठीक से वोट किया, 2019 में तो और ज्यादा वोट किया, 2017 में वोट किया। अब इस बीच आ गया किसान आंदोलन। नो, किसान आंदोलन पूरी तरह से जाट लैंड ने, मतलब यूपी में अगर थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन जाट ने उसको उस पूरे आंदोलन को जाट ने संभाला यूपी की तरफ से। वहां पे जयंत चौधरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वो एक बड़े नेता के रूप में उभरे। और ये भी मैं बता दूं कि पिछले इलेक्शन में इन लोगों ने जितनी भी सीट लड़ी थी, वो मैं अभी मेरे पास फिगर है, इनके पास एक ही होता है। इन्होंने पिछले इलेक्शन में 277
277 सीट लड़ी थी इन लास्ट 2017 एंड दे वन जस्ट वन, और वो भी एमएलए इनको छोड़ के चला गया। सर तो 171 सीट्स लड़ी थी सर लास्ट इलेक्शन में, 171 ओके, सीट्स। बट सर, इस आप ये क्वेश्चन में जाने से पहले मुझे एक आपको छोटा सा यस क्वेश्चन यस पूछना है यस इसी के रिगार्डिंग। यस सर यस 2012 में उन्होंने 46 सीट्स पे उन लोग लड़े और उनको 9 सीट्स मिले, 46 जी। सीट्स पे 9 सीट्स मिले। 2017 में फ्रॉम 46 दे केम टू 171। ये जंप क्यों लिया उन्होंने 2017 नहीं, में? मेरे ख्याल में वो 17, मेरी जो फिगर्स है वो 277, वी विल चेक दैट, ठीक है, उसमें कोई ओके। नहीं, वो जंप इसलिए लिया कि 2012 में आ, वो अलायंस में लड़ रहे थे, और 2017 में वो देयर वाज नो अलायंस, क्योंकि 2017 में ये कांग्रेस के साथ चले गई थी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस करके लड़ गई थी, तो इसलिए देयर वाज नो अलायंस, देयर वाज नो अलायंस। तो और चौधरी चरण सिंह की वजह से मैं ये बता दूं, बार बार ये लगता है कि आरएलडी इज अ वेस्टर्न यूपी की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह का किसान नेता के रूप में ही इज अ एस्टैब्लिश किसान नेता, और उनका यूपी के, ईस्टर्न यूपी के जो रिमोटेस्ट अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो बलिया हो, आजमगढ़ हो, आज भी चौधरी चरण सिंह के नाम की पॉलिटिक्स होती है। तो मैं इस रेफरेंस में बता रहा था इस बात को। नाउ कमिंग टू दिस, अब वो मुजफ्फरनगर वाला हो गया। जब किसान आंदोलन हुआ तो जाटों को ऐसा लगा कि ये तो हमारे ऊपर डायरेक्ट ये कर रहे हैं, और मुसलमानों को ये लगा कि ये पार्टी जो 403 अपने एमएलए के कैंडिडेट लड़ाती है और उसमें से एक को भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देती है। हालांकि इस बार उन्होंने अपना दल के थ्रू, अपना, बीजेपी ने फिर भी नहीं दिया है, क्योंकि बीजेपी तो ये है कि हमारे यहां मुसलमान नहीं लड़ेगा। उन्होंने अपना दल का एक कैंडिडेट, जो उनकी सहयोगी पार्टी है, उसने एक कैंडिडेट मुस्लिम उतारा है, दैट इज ऑल, रामपुर से। नो, यहां पे दोनों को लगा, मुसलमान को और मुसलमान लोगों को और जाट लोगों को, कि अगर हम लोग अलग रहते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को डायरेक्ट होता है। तो किसान आंदोलन के दौरान जब 800-700 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई, उस समय इन लोगों ने आंदोलन खत्म होने से पहले ही ये निर्णय ले लिया था कि कम वॉट में वी विल सेल टुगेदर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, मुस्लिम्स में भी और जाटों ने भी ये बिल्कुल ठीक से इस गठबंधन को कहा है, एसपी आरएलडी को कहा है कि आप निश्चिंत होकर जैसे टिकट बांटना है बांटिए। जैसे आ रहा है ना कि टिकट खराब है, वहां पे जाट को कम दिया, वहां पे मुसलमान को कम दिया, ये सब चल रहा है। नो, द आम वोटर, जैसे आप कहना ना, जाट जो इनकी खाप होती है पंचायत, उनका डिसीजन ये है, आप जिसको टिकट देना है दें, हम ये दोनों लोग आपके पीछे पूरी तरह से खड़े हैं। वी हैव नथिंग टू डू कि अगर आपने हमें कम टिकट दिया, उनको ज्यादा दिया, इस बार हम वोट आपको दे रहे हैं, इस गठबंधन को दे रहे हैं। तो वो एक, दैट इज अ वेरी, वो मुश्किल वाली चीज हो रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि आउट ऑफ दिस 136 सीट्स उसको 108 सीट मिली थी, 108 सीट्स। तो वो जरा, हाँ, वो जरा मुश्किल वाला उसके लिए हिसाब किताब है, कि अगर वो यहां डेंट लग रहा हो, जो डेंट लग रहा है विच इज वेरी अपरेंट, तो उसके लिए फिर यूपी मुश्किल हो रहा है। मुझे ना थोड़ा स्टैटिस्टिकल पॉलिटिक्स में जाते हैं हम, थोड़ा जी एनालिसिस करते हैं इसकी। जी देखें, अकॉर्डिंग टू डेक्कन हेरल्ड, 27% मुस्लिम्स इन वेस्टर्न यूपी एंड 7% जाट्स, which technically means 34% जो उधर के वोटर्स हैं वो मुस्लिम्स और जाट्स हैं। So let's understand that. So that is a very substantial vote, जिसको बोलते हैं एक काफी बड़ा तबका है वो, ठीक है ना। So वो आप जैसे बोले वेस्टर्न यूपी 1/3 है, 1/3 वोटिंग जो है वेस्टर्न यूपी से आती है। अब और एक स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता दूं सर, 1996 से लेकर 2017 तक, मैं 2017 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2022 का पूरा लिस्ट अभी तक बाहर नहीं आया है। 1996 से लेकर 2017 तक भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया है। ओके, दे हैव नेवर गिवन टिकट टू अ मुस्लिम कैंडिडेट, that is the record. So we are assuming that possibly 2022 में भी मुस्लिम कैंडिडेट का चांसेस नहीं है। तो ये क्या मतलब, ये क्या मैथमेटिक्स सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? आर यू सेइंग दैट दे आर इग्नोरिंग पूरे, मतलब 34% वोटर्स को उन लोग इग्नोर कर रहे हैं?
27% को, 27%। नहीं, 27% और 7% अगर मिले तो जाट को तो नहीं, वो जाट को ज्यादा दे रहे हैं। दे आर गिविंग मोर सीट्स टू जाट इन दिस हाँ। इलेक्शन देन। एक इंटरेस्टिंग चीज और आपको नहीं बताऊं। सर, मेरा क्वेश्चन वो नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था कि एज्यूमिंग लाइक यू सेड जाट्स एंड मुस्लिम्स, उन लोग वो साथ में आए हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, और जो भी है एक साथ उन लोग खड़े रहेंगे। अगर वो है तो एक 34% का तबका है, ये 34% का एक जिसको बोलते हैं क्रिटिकल मास है। तो ये जो 34% है, भारतीय जनता पार्टी भले कितने भी जाट को टिकट दे, लेकिन अगर जाट्स बाय होल अगर उनको सपोर्ट ना करे तो ये 34% तो प्रॉब्लमेटिक है ना उनके लिए। ऑफ कोर्स ये दिक्कत हो रही, नहीं नहीं, और सिर्फ जाट नहीं। जैसे अभी क्या है कि ये 34% का आपने एक ब्लॉक अलग किया। नो, वेस्टर्न यूपी में बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो वेस्टर्न यूपी है। मायावती जी उधर ही से आती हैं, वो वहां से इलेक्शन भी लड़ी हैं। वहां पे कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे बीएसपी ने बहुत अच्छा किया है इन पास्ट। मैं जैसे आप स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूं। देर देर इज अ मंडल, मतलब मैं मंडल बोलूंगा, जो मंडल आपके कुछ दर्शकों को समझ में आएगा, मुरादाबाद मंडल है। नो, मुरादाबाद मंडल में टोटल 26 सीट्स हैं। उस 26 सीट्स में पिछली बार एसपी 12 सीट जीती थी, 12 सीट्स। तो वो पहले से भी बहुत स्ट्रांग थी। बीएसपी वहां पे कई जगह पे सेकंड और थर्ड रही थी। एट मेनी प्लेसेस बीएसपी वाज सेकंड और थर्ड। जो मायावती जी का वोट है वो इसी जगह से आता है, जाटा डोमिनेटेड। वो वोट मायावती जी के पास से बहुत ज्यादा नहीं इधर उधर हुआ है, थोड़ा हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज इट इज स्टिल विथ मायावती जी। मायावती जी की जो एडवांटेज होती थी कि उनको मुस्लिम भी वोट कर देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनका कैंडिडेट अगर बीजेपी को हरा रहा है तो वो मुस्लिम भी कैंडिडेट। इस बार क्या है कि जैसा अभी तक की रीडिंग आ रही है, अभी तक जैसा लग रहा है कि मुस्लिम एन ब्लॉक गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। दे मे नॉट इवन गिव टू बीएसपी। हाँ, अगर कहीं बीएसपी और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है और गठबंधन का कैंडिडेट थर्ड या फोर्थ नंबर पे दिखाई दे रहा है, तो दे माइट गो विथ द विनिंग कॉम्बिनेशन। बट अदरवाइज जो मुस्लिम एक उनके साथ रहता था, वो नंबर वन। आपका जो ये कहना है ना कि वो क्यों नहीं देते हैं, वो तो अपनी अपनी डिक्लेयर्ड पॉलिसी बोलते हैं 80-20। वो तो जो सबसे बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि हम 80-20, 80-20 जब वो कहते हैं तो यूपी में जो 20% अल्पसंख्यक हैं, जिसमें मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब हैं, उनका कहना है कि हमें इनका वोट ही नहीं चाहिए, हम तो 80 में ही अपना खेल खेलेंगे और 80 को इतना पोलराइज कर देंगे कि आई विल गेट द मेजोरिटी ऑफ 80। तो वो तो बीजेपी ने उसको घोषित पॉलिटिक्स की है भाई 80-20 का। डू यू थिंक दैट ये इस बार भी काम करेगी सिंह साहब? बिकॉज माइंड यू, पहले ये था कि दलित वोट जो है बीजेपी के साथ था, जाट वोट जो है बीजेपी के साथ था, हिंदू वोट जो है बीजेपी के साथ था, स्वर्ण वोट जो है वो बीजेपी के, हापर कास्ट वोट जो है बीजेपी के साथ था। तो अब वो डायमेंशन चेंज हुआ है, वो इकोनॉमिक्स, वो जो आपका जो समीकरण चेंज हुआ है। तो अब क्या? नहीं, देखिए, फिर से समझना होगा। जब आप जाट साइक की बात करते हैं और जो बीजेपी ने, अमित शाह ने फिर एक उसको हवा देने की कोशिश की कि 600 साल से हम लोग आक्रमणकारियों से लड़ रहे थे, इन्वेडर से, फॉर 600 इयर्स वी वर फाइटिंग, और कहने लगे आपका भी वही इतिहास है, हम भी वही लड़ रहे थे। मतलब जाट भी लड़ रहे थे और बीजेपी भी 600 साल पहले लड़ रही थी। ये अमित शाह साहब का नया वो है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वो इन्वेडर्स बोलते हैं, एक्चुअली वो क्या है, वो थोड़ा ये भी समझना होगा कि जाट बाय एंड लार्ज आर्य समाजी होते हैं, बाय एंड लार्ज, आई विल नॉट से ऑल जाट्स। और वहां पे सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, इनका एक जबरदस्त प्रभाव है। और आर्य समाज जब निकला तो वो हिंदुओं की एक वो है, मतलब हम में से कुछ लोग आर्य समाज को प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि उसमें रिचुअल्स कम है। उसमें जैसे हमारे यहाँ 13 दिन की जगह अगर किसी की डेथ होती है तो 3 दिन में शांति पाठ कर लिया जाता है, इत्यादि इत्यादि। आर्य समाज है, गायत्री परिवार है, ये सब पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन का है। तो एक समय ऐसा जरूर था कि जाट ही लोहा लेते थे इन लोगों से और उनके कॉमन इंटरेस्ट थे। आज की तारीख में वो जाट समाज जो है वो मुसलमान के साथ बिल्कुल ठीक से आ गया है।
जो एक मुश्किल वाली चीज बीजेपी को हो रही है, क्योंकि इससे पहले वो उन्होंने जाट मंत्री है, उनके संजीव बलियान जी मंत्री हैं वहां, तो उससे पहले उन्होंने इतना यूनाइटेड जाट और मुस्लिम फ्रंट नहीं देखा था, इसलिए उनको ये सारी दिक्कत हो रही है। अब वहां पे गुर्जर भी हैं, गुर्जर भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रभावशाली होते हैं, ताकतवर होते हैं, बाहुबल भी होता है, पैसे का बल भी होता है। बीजेपी उनको किसी तरह से चाह रही कि उनके साथ आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं, गुर्जर भी में जबरदस्त डिवीजन है, क्योंकि गुर्जर भी किसान है। और आपको है, आज एक नया नारा सुबह सुबह क्वाइन हुआ और वो कहीं व्हाट्सएप पे घूम रहा था कि जयंत चौधरी ने कहा मैं चवन्नी नहीं हूं, तो वहां नया नारा आ गया है कि जो जाट और ब्राह्मण चवन्नी है वही बीजेपी को वोट देगा, मतलब वन हु इज ऑफ दैट वो ही विल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात है कि जात की पॉलिटिक्स और धर्म की पॉलिटिक्स सेकेंडरी हो रही है, इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे किसान इशू पे ये वाला वोट वेस्टर्न यूपी में, तो किसान इज द इशू। पंजाब की तरफ चलते जी। हैं, इफ यू में, राहुल गांधी का स्पीच पहले बात करेंगे उसके बारे में। राहुल गांधी ने क्लियरली शायद अपना जो टोटल स्पीच था, मुझे लगा, यू कैन डिफर विद इट, मुझे लगा कि थोड़ा सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू के कॉन्सेप्ट पे टिल्ट था, बिकॉज ही वाज आल्सो, बिना बोले, बिना ये किए, ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट द पंजाब मॉडल। सिद्धू का जो पंजाब मॉडल है उसके बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने भी ये कहा कि भाई मुख्यमंत्री जो है वो कार्यकर्ता डिसाइड करेगी, एमएलएज नहीं बट कार्यकर्ता। तो मतलब क्या समझे सिंह साहब, क्या समझे कि अल्टीमेटली सिद्धू इज गोइंग टू रूल द रूस्ट? देखिए, मैं जितना मैं पॉलिटिक्स समझता हूं और जितना मैं आई कैन रीड दी थिंग्स, जिसके तरफ आपका प्यार का इजहार ज्यादा करते हैं ना, आप अफेक्शन शो कर रहे हैं, वो थोड़ा डेंजर में रहता है, उसको थोड़ा वॉच कर। मैं आई एम गिविंग अ वेरी स्मॉल एक एनेक्डोट, आपको बहुत छोटे जल्दी से बता दूं। मैं नौकरी करता था और मैं एक मैनेजर था एक किसी जगह, तो मेरा स्टाफ था वो एक महीने 2 महीने में पिकनिक जाते थे, तो रात में पिकनिक, मैं आई एम अ टीटोटल, तो वो होता था कि नहीं सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मैं, भाई सबका दारू वाला सबसे मैं, तो मैं भी पैसा दे देता था कि नहीं, तो उनका लगता साहब बड़े अच्छे आदमी भाई पीते नहीं है, लेकिन दूसरे दिन सुबह 7 बजे मेरा ऑफिस होता था, 7:05 पे वो रेड करके उनको एक्शन करना शुरू करता, देन दे स्टॉप, नहीं पिकनिक नहीं, मतलब ये अगर पिकनिक जाएगा पैसा ज्यादा खर्च करेगा तो दूसरे दिन ये बिल्कुल वो हो जाएगा। उसी तरह से राहुल गांधी ने अगर अफेक्शन शो किया है सिद्धू की तरफ, तो मेरे हिसाब से इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर सिद्धू, बिकॉज सिद्धू को, देखिए ये बिल्कुल फैक्ट है, इसको कोई माने चाहे नहीं माने, कि राहुल गांधी के जाने से वहां एक दूसरे तरह का प्रभाव पड़ा है, और राहुल गांधी के पास वो सेंस है, राहुल गांधी के पास ये सेंस है कि आप अपने 109 एमएलए को एक जगह इकट्ठा करके हरमिंदर साहब पे माथा टेकने गए हैं। उनको कहे नहीं कि मैं मंदिर और ये वो, लेकिन माथा टेकने गए। उसके बाद ये भी सेंस है कि वो वाल्मीकि मंदिर भी गए हैं, और उस वाल्मीकि मंदिर में गए हैं जहां चन्नी का विरोध होता है, और वहां पे राहुल गांधी को काले झंडे, मतलब या जो काले कपड़े या झंडे जो भी कहिए वो दिखाए जाते हैं। आपने ये सब देखा होगा, पूरे देश ने देखा है, लेकिन वो वहां पे भी गए हैं, क्योंकि वाल्मीकि और वो जो लोकल दलित पॉलिटिक्स है उसमें थोड़ा वाल्मीकि और चन्नी वाला जो जो जिस शेड्यूल कास्ट के उनमें थोड़ा खींचतान है, लेकिन ही गोज देयर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार आदमी ये सब काला झंडा अंडा दिखा लेता है तो उसका कुछ गुस्सा भी कम हो जाता है। और दूसरा क्या है कि उन्होंने कंट्रास्ट बिल्कुल दे दिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए उन्होंने फिर जितना हंगामा मचा दिया, जितना हल्ला मचा दिया कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, तो वो उसके बिल्कुल विपरीत राहुल गांधी वो जलियांवाला बाग गए के जो स्मारक है वहां गए, तो ही हैज गिवन द राइट सिग्नल्स। और मुझे अभी भी ये लगता है कि चन्नी ही इज द विनिंग हॉर्स। चन्नी की वजह से केवल पंजाब में नहीं, दूसरी स्टेट में भी कांग्रेस को जरूर फायदा हुआ है, साइकोलॉजिकल फायदा हुआ है। कितना वोट में टर्न होगा, कितनी सीटें आएंगी, यह भी कहना मुश्किल है, उसको गेज करना भी मुश्किल होगा। पर एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न, वो अगर चन्नी को का मतलब कहीं बदलती है अपने उसको, तो कांग्रेस का नुकसान हो। अब वी आर अज्यूमिंग कि 2000 की ये सिलेक्शन में कांग्रेस जीत रही है, वी आर अज्यूमिंग, एंड वी आर अज्यूमिंग दैट चीफ मिनिस्टर की बात आ रही है। अगर वो चन्नी की जगह सिद्धू को बनाएंगे तो उनका 2024 में जबरदस्त नुकसान होगा। लेकिन
चन्नी अगर फिर से रिपीट होते हैं तो मेरे ख्याल में उनका इससे फायदा है। इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रोफेसर लोंकी राम आए थे हमारे चैनल में, हु इज एन एक्सपर्ट इन शेड्यूल कास्ट पॉलिटिक्स इन पंजाब। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने ये बोला कि जो हमारा जनरल फीडबैक है कि भाई चन्नी को उन्होंने प्रोजेक्ट करके जो है पंजाब में उन्होंने शेड्यूल कास्ट जो लार्जेस्ट तबका है 32% शेड्यूल कास्ट जो स्टेट में है उनका एक कॉन्फिडेंस हासिल किया है। इसे वो एंटायरली करेक्ट नहीं है। उनका कहना यह है कि भाई शेड्यूल कास्ट जो है पंजाब में उनके भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारे सब कास्ट है उसमें। तो इट इज नॉट नेसेसरी, उसका ये मतलब नहीं निकलता है कि अगर चन्नी को आप करें तो मतलब वो एकदम शेड्यूल कास्ट उनके साथ कांग्रेस के साथ आए, ये एक। हाँ, दैट बीइंग सेड, ओवरऑल डेफिनेटली एक अच्छा फीलिंग है, एक अच्छा उसका जो बोलते हैं एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है शेड्यूल कास्ट की तरफ से कांग्रेस को, ये एक बात। ये बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिंह साहब, मुझे आपसे ये पूछना है कि देखें चन्नी वो सीन एज अ गुड ऑप्शन ना, एक अच्छा ऑप्शन करके उनको देखा गया था ऑल ओवर इंडिया। उन्होंने बहुत मैच्योर एक्ट किया। उनके जो एक्शंस थे चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आज तक वो बहुत मैच्योर थे। उनका जो उनका स्टेटमेंट्स थे वो मैच्योर थे। वो जो प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी से लेकर के जो भी उनके स्टेटमेंट्स थे मैच्योर स्टेटमेंट्स थे। तो क्या ये वक्त पर, ये 11th आवर पर जिसको हम बोलते हैं, ये चीफ मिनिस्टर के बारे में ऊपर नीचे करना या चीफ मिनिस्टर के बारे में प्रश्न चिन्ह लाना, क्या ये वायबल है, क्या ये अच्छा है? नहीं, बिल्कुल खराब है। मतलब एनी वन गोइंग ऑन इलेक्शंस, यूपी देखिए, इसका कंट्रास्ट यूपी में देख लीजिए। यूपी में बीजेपी की बहुत खींचतान है, मतलब दे आर पुलिंग ईच अदर, पर व्हेन इट कम्स टू द चीफ मिनिस्टर फेस, वहां पे कोई बात नहीं होती है। एवरीवन से नहीं बहुत अच्छे, इससे अच्छा चीफ मिनिस्टर नहीं, इससे वो नहीं, वो चाहे बीट अमित शाह, बीट मोदी साहब, बीट केशव प्रसाद मौर्य, एवरीवन। तो वो फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में, और शायद इसी फर्क की वजह से कांग्रेस उन स्टेट्स में जहां पे कांग्रेस का लगता है कि पूरी तरह से जीतने की वो है, कांग्रेस लूजेस अ इलेक्शन। तो दीज आर द रीजंस जहां पे कांग्रेस को हैज टू वर्क इट आउट। आई मीन करेगी नहीं करेगी वो अलग बात है, पर दीज आर द रीजंस ऑफ कांग्रेस क्यों हारती है इलेक्शन। अगले स्टेट में जाने से पहले लास्ट क्वेश्चन तो बनता ही है, बिकॉज जो सिद्धू के बहन ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जो कि टाइमिंग थोड़ा विचित्र है, बिकॉज ये वक्त पे इलेक्शन के पहले ये ऐसे आरोप लगाना, ये थोड़ा टाइमिंग ऑब्वियसली इट इज स्लाइटली स्ट्रेंज। बट जो भी हो, उन्होंने जो आरोप लगाए कि भाई उनको डेजर्ट किया गया, उनके माँ को डेजर्ट किया गया, उनके माँ का देहांत रेलवे स्टेशन में हुआ। क्या ये सब जो एलिगेशंस है, क्या वो सिद्धू को इफेक्ट करेगी, कांग्रेस को इफेक्ट करेगी? देखिए, मैं इस डिस्कशन को थोड़ा लार्जर स्केल पे बात करना चाहूंगा। अव्वल तो यह है कि पहले यह कहा जाता था कि भाई अगर किसी का कोई व्यक्तिगत जीवन है उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से जब से भाजपा आई है, वो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्कोर्स में लाती है। अब मुश्किल क्या है कि ये खराब पार्ट है, नहीं करना चाहिए था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप ये पब्लिक डिस्कोर्स में बात ये लाएंगे, तो आपके यहां भी एक बड़े लीडर हैं जिन्होंने किसी को डिजर्ट किया था। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये खराब बात है। अगर आप अपर्णा यादव को मुलायम सिंह, भाई अपर्णा यादव की आज टोटल क्वालिफिकेशन क्या है? वो मुलायम सिंह की बहू है, इट एंड्स देयर। और अगर आप उनको यहां लाके यू आर फीलिंग कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है, ये अच्छा काम नहीं किया है। मैं एक बहुत ही रूढ़िवाद, कंजर्वेटिव, पुरानी सोच के, दकियानूसी सोच के साथ इस स्टेटमेंट को कह रहा हूं। लेकिन हरदम ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के आरोप लगाने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ने इंकरेज किया है आरोप लगाने के लिए, ऐसे नहीं लगा है। देयर इज सम ट्रिगर, देयर इज सम प्रोवोकेशन जिसमें ये कहा गया है, किसी ने कहा है। तो जब ये आरोप लगते हैं तो थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे बीजेपी जब कहती है ना कि कोई अपराधी नहीं, वो ये कहा कि यहां अमित शाह कह गए थे ना कि मुझे दूरबीन लगा के अपराधी नहीं दिख रहा, बगल में टेनी खड़े हुए थे। तो अब आप ये कहते रहिए,
तो जब आप ये चीज कहते हैं तो आपके भी परिवार का जो आपके सबसे बड़े लीडर हैं, उनके पारिवारिक रिश्तों के बारे में भी लोग फिर प्रश्न करेंगे। बहुत सही, सही कहा। सर मणिपुर की तरफ चलते हैं। 60 सीट्स, टोटल 60 सीट्स, 31 सीट्स टू विन। ओपिनियन पोल ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी उनके अलायंस के साथ, तो दैट इज व्हाट जनरली द फीलिंग इज। बट आसफा जो है, आसफा हैज बीन अ प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट में, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और नागालैंड में जो रिसेंट घटनाएं हुई उसके बाद तो और बड़ा प्रॉब्लम हुआ है ये। तो इसका इफेक्ट होते हुए नहीं दिख रहा है सिंह साहब मणिपुर में, ऐसा एटलीस्ट ओपिनियन पोल के हिसाब से इसका इफेक्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। मैं दो चीज बोलूंगा आपको बिफोर आई पुट द थिंग ऑन टू यू। मैंने थोड़े लोगों से बात की मणिपुर के बारे में, बिकॉज मणिपुर इज वन प्लेस हमने जब ज्यादा बात नहीं की थी, तो इस बार मैंने जानबूझकर थोड़े लोगों से इसके बारे में बात की। और एक बात जो बहुत स्ट्रांगली बाहर आई सिंह साहब, एंड इन फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही नहीं बट 2013 से 2012 से जो है मणिपुर को, या ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वो स्टेट्स को मेनलैंड इंडिया से जोड़ने की बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी कोशिश, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अप्रिशिएट करती है। उनके स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना, उनके स्टूडेंट्स को मेन यहाँ के दिस पार्ट ऑफ इंडिया के सिटीज में अपॉर्चुनिटीज देना, वगैरह वगैरह वगैरह। सो काफी इंटेंस उन्होंने ये किया था, उन्होंने पहल की थी टू इंटीग्रेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विथ द रेस्ट ऑफ द कंट्री। एंड इट इज अ फैक्ट, आई मीन जितना भी हम बोले, कुछ भी बोले, ये फैक्ट है कि भाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर अ लिटिल अवे फ्रॉम बोलते हैं जिसको रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो ये सब क्या, what is going to work? Is this popularity of Bharatiya Janata Party, or Bharatiya Janata Party has been developing from 2012? क्या वो काम करेगी? वो जो उनके जो पहल है, उनके जो एफर्ट्स है, क्या वो काम करेगी? या जो एंटी इनकम्पेंसी है, आसफा के अगेंस्ट जो लोगों का गुस्सा है, वो आएगी? सो व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है मणिपुर कैसे जाएगा? नहीं, मैं इसको फिर से मेरे चश्मे का नंबर फर्क है। मैं इनिशियली आपको ये कहता हूँ, आई हैव अ डिफरेंट, मैं दूसरे ढंग से देखता हूँ। पहली चीज ये है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट सबसे सुंदर, हिंदुस्तान के सबसे सुंदर जगहों में, उससे सुंदर कोई जगह नहीं। उनके पास अपना कल्चरली वो बहुत ही एक दूसरे से मिले हैं। उनका जो, क्योंकि वो बेसिकली ट्राइबल्स हैं और उनका कल्चरल हेरिटेज बहुत ही डेवलप्ड है और बहुत ही स्ट्रांग है। वहां पे मुझे बार बार ये एक चीज ये लगती है कि ऐसी जगह पे जाके अगर आप हिंदुत्व करते हो तो आप कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हो। आज अगर कहीं चैलेंज है नॉर्थ ईस्ट में, मैं मणिपुर पे भी आऊंगा लेकिन उससे पहले मैं बोल दूं, वो नागालैंड है। आप नागालैंड को जिस तरह से एलिनेट किए हुए हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दे दूं क्योंकि रिसेंट किसी डिबेट में था और इसलिए वो मेरे उसमें आ गया। एक मामला चलता है कि राजपथ पे सारी स्टेट्स की झांकियां निकलती हैं और वो रिसेंट आपने देखा होगा, वेस्ट बंगाल को लेके काफी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल की टैब्लूज को रिजेक्ट किया गया था, were denied. When I was going through the statistics, नागालैंड इन लास्ट 17 इयर्स, 2005 से 2021 के बीच में नागालैंड के टैब्लू को एक बार रिप्रेजेंटेशन मिला है। नो, किसी को लगेगा ये आउट ऑफ रेफरेंस है, ये आउट ऑफ रेफरेंस नहीं है। और जो बीजेपी ये बार बार कहती है कि हमने बहुत कुछ किया, मैं यूनिवर्सिटी में, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे, मैं 75 में चला गया था। 75 में आई वेंट टू अ यूनिवर्सिटी, आज से करीब 47 इयर्स बैक। नॉर्थ ईस्ट के लोग उससे पहले से आते थे, तो ये कहना कि बीजेपी ला रही है और बीजेपी कर रही है, बिल्कुल झूठ बात है। उसके पहले से आते थे। नो, ये देखने वाली बात होगी कि नंबर्स को आपने वो बढ़ाया है कि कम किया है, ये देखने वाली बात होगी। आपने जो नॉर्थ ईस्ट का, मुझे हरदम एक चीज लगता है कि 2-3 स्टेट ऐसी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन स्पोर्ट्स दे कैन डू वंडर्स। आपने क्या कोई स्पेशल प्रोग्राम चलाया?
आपने कुछ ये किया कि भाई यहाँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हम चूंकि इनके पास ये हुनर है, दे हैव दैट स्किल ऑफ एनी स्पोर्ट्स, हम उसको आर्चरी या हॉकी या स्प्रिंटिंग या बॉक्सिंग, नहीं, एनी स्पोर्ट्स, आपने कुछ अलग से प्रोग्राम चला के कुछ ऐसा किया? आपने क्या कहीं किसी भी स्टेज पे ऐसा किया कि आज ये लगे कि नहीं नहीं भाई, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमको ज्यादा करना है? आपने नहीं किया। आपने वहां जाके जोड़ तोड़ वाला काम किया, क्योंकि जो छोटे राज्य हैं उनकी अपनी छोटी समस्याएं हैं उनके पास। आपने पूरी पार्टी को तोड़ के आप इधर ले आए। आपने कहा कि ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो एक पावर गेम हुआ कि हम किस तरह से पावर को शेयर करेंगे। और उसमें मुझे एक चीज बार बार ये लगती है, मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं, जो एक नया कंसेप्ट ये बोलते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट इतनी गलत बात बोलते हैं, जब ये डबल इंजन सरकार बोलते हैं, वो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को मानने ही वाले लोग नहीं है भाई। मतलब अगर मान लीजिए शिवसेना इज लीडिंग अ सरकार इन महाराष्ट्र, और यूनियन में दिल्ली में इनकी सरकार है बीजेपी, तो क्या ये उस रफ्तार से प्रोग्रेस करने का हक नहीं है इन लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को? क्योंकि वहां पे आपकी दूसरी सरकार है, वहां का इंजन दूसरा और आपका इंजन दूसरा है। क्या बात करते हैं? तो ये सोच ही किसी के दिमाग में लाना, मुझे लगता है कि ये कहते हैं कि हमारा एक यूनिटरी है और हम एक राष्ट्र, वो डिवीजन की कहीं ना कहीं बात होती है। तो और जहां तक रही मणिपुर की बात, मणिपुर में हरदम देखिए कि मैं इसको समता पार्टी के जमाने से जानता हूं, एक समय इसमें जेडीयू के बहुत एमएलएज हो गए थे, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के समय में। उनकी अपनी लोकल समस्याएं हैं। आसपा के जहां तक आपने बात कही, वो एक लोकल है, क्योंकि आप आप फौज से पुलिसिंग करा रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फौज की मैं लार्जर उसमें बोल रहा हूं। फौज को आप 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में, कहीं बाढ़ आ गई, कोई दंगा हो गया, यूज कर लीजिए। लेकिन एक पूरे सालों साल आप फौज के थ्रू अगर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सॉल्यूशंस की तरफ बात नहीं कर रहे हैं। आप डोलो खा के अपने बुखार को कम कर दे रहे हैं। यू आर नॉट ट्रीटिंग दी वॉट एवर, जो भी आपकी बीमारी, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, जो जो भी समस्या है। तो मुझे ये लगता है कि एक बार जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको इस बारे में, और देश को भी इस बारे में, नॉट ओनली यूनियन गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी, सारी कोई भी सरकार, उसको इस पे भी एक बार सोचना पड़ेगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट, मणिपुर का ये कहना है कि मणिपुर का हमारा ये सोच है कि आसपा किस हद तक इलेक्शंस में इफेक्ट करेगी, क्या उसमें इम्पैक्ट होगा। अगर वो इफेक्ट करेगी तो डेफिनेटली बीरेन सिंह के सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पर अगर वो इफेक्ट नहीं किया तो शायद जैसे ओपिनियन पोल बोले, इट इज अनदर, और एक बार शायद बीजेपी को वहां पर सक्सेस मिले विद इज देयर पार्टनर्स, नागा पीपल्स पार्टी, नागा पीपल्स फ्रंट वगैरह, जो उनके जो अलायंस है वो पार्टी के साथ। तो ये रहा मणिपुर। अब हम हमारे पास और 4 मिनट है, हम क्विकली चलते हैं गोवा की तरफ। गोवा में ब्रॉडली सब ठीक है, भी हमने काफी बात की, कुछ चेंज खास हुआ नहीं है। लेकिन एक चीज है कि गोवा में एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बहुत स्ट्रांग है बीजेपी के अगेंस्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है सिंह साहब। बट गोवा में प्रॉब्लम यह है कि गोवा का जो ऑपोजिशन है वो अभी बिखरा सा है। ओके, तो वहां पर कांग्रेस है, वहां पर शिवसेना है, वहां पर तृणमूल कांग्रेस है, वहां पर आम आदमी पार्टी है, तो कंप्लीटली बिखरा सा है। तो ये बिखरा होने के कारण शायद डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को इसका थोड़ा बहुत तो फायदा होगा ही। एक दूसरी बात, तो ऑडियंस भी बिखर गई है। सिंह साहब, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो तरुण चौहान ने मेरे एक शो में बोली थी, इनफैक्ट अपने आपके शो में बोले थे उन्होंने, हमारे एक डिबेट में उन्होंने बोला था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये है कि गोवा में एक एमएलए, एक उत्तर प्रदेश का एमएलए जैसा नहीं है, वो कोई पोस्टर नहीं है। वो एमएलए वो डिसूजा सर का बेटा है या पर्रिकर का भाई है। वो उसके पिताजी शायद मेरे पिताजी के दोस्त है, या उनके भाई मेरे साथ पढ़े हैं, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक पर्सनल रिलेशनशिप है उधर के एमएलए के साथ। तो ये जो पार्टी जंपिंग्स जो अभी रिसेंटली देखा है गोवा ने, जो गोवा ने पहले इतना नहीं देखा था,
पार्टी जंपिंग तो हमेशा होती थी, पर इतना ही नहीं देखा था जो अभी जो पार्टी जंपिंग देख रहे हैं, ये डायरेक्ट इफेक्ट किया है गोवा के सोसाइटी को, गोवा के वोटर्स को। और इसका क्या रिजल्ट होगा सिंह साहब, ये देखने लायक होगा, बिकॉज दिस हैज टू बी, इट्स अ वेरी, बोलते हैं ना, एक यूनिक एक सिचुएशन है। अब सिंह साहब, क्वेश्चन आपसे ये है, आपको क्या लगता है ये जो बिखरा है ऑपोजिशन, इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, या ऐसा एक वक्त आएगा कि ऑपोजिशन सब समट के एक होकर मतलब ऐसा वक्त आएगा, वक्त के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, जो भी है। जी, नहीं, मुझे मुझे अभी भी ये लगता है कि जैसे पिछली बार इलेक्शन में हुआ था कि ये हंग असेंबली रहेगी, मतलब किसी की क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं आएगी। और कुछ लोगों का ये मानना है कि पोस्ट पोल मैनेजमेंट में बीजेपी आर बेटर मैनेजर्स। देखिए, ये जब तक आपका सिक्का चल रहा है ना, तब तक बेटर मैनेजर। अभी आप इंडियन क्रिकेट टीम की हालत देखिए, जब हम लोगों ने कर दिया, ये कर दिया, वो क्या किस तरह से फिर पिटी है। तो मेरा कहना यह है कि जब तक आप चल रहे हैं, यू आर पोस्ट पोल मैनेजर हैं, आप सबसे अच्छे मैनेजर हैं, और आप, लेकिन एक बार अगर ये कहीं से हो गया एस्टैब्लिश कि आप कहीं से, और वो मैं बार बार इसलिए कहता हूं, नॉट बिकॉज आई एम फ्रॉम यूपी, अगर बीजेपी यूपी हार जाती है तो ये पोस्ट पोल मैनेजमेंट अरेंजमेंट भी सब लोग पर होने लगेंगे, नहीं नहीं ये सब यार हो सकता है। आज की तारीख में क्या है कि पोस्ट पोल मैनेजर आप इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आप यूपी को रूल कर, आप यूपी पे कंट्रोल किए हुए हैं। इफ यू लूज यूपी, अगर बीजेपी, देखिए ये मैं एक और बात कह रहा हूं बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स, अगर बीजेपी यूपी लूज करती है तो बीजेपी गोवा में भी सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि Correct. वो ये सब साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, कहां ताकत जा रही है, पीपल वांट टू फ्लो विद द पावर। तो बिल्कुल। वो हंग असेंबली है, वहां कोई क्लियर कट अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है किसी की क्लियर कट मेजोरिटी आ रही है। लेट्स सी। तो हमारा ट्रेडिशनल लास्ट क्वेश्चन जो हम हमेशा करते हैं, उत्तर प्रदेश में पलड़ा किसका बारी है? नहीं, आज की तारीख में पिछले पिछले वीक से आज के वीक में चेंज है। अखिलेश टुडे लुक्स लाइक कि ही इज स्लाइटली अहेड, आई विल से ही इज स्लाइटली। अब वो पीछे फिसल जाते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन आज की तारीख तक, बिकॉज बीजेपी तो दौड़ती हुई नजर ही नहीं आ रही है। बीजेपी तो लग रहा है कि वो जो एक मालूम नहीं, आप समझेंगे कि नहीं, एक लंगड़ी लगाना होता है, आप किसी को कुछ भाग रहा है उसको धीरे से कुछ कर दो, वो दौड़ नहीं पाए। तो बीजेपी का पूरा ये लगा हुआ है कि ये किसी तरह से लोग दौड़ नहीं पाए, वो अब्बा जान और जिन्ना और क्या क्या ये सब कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में ऐसा मुझे लग रहा है कि बीजेपी इज स्लाइटली, मतलब अखिलेश ने अपने मोमेंटम को कायम रखा है और वो स्लाइटली अहेड है एज ऑन डेट। पंजाब? नहीं, पंजाब में जो जो कांग्रेस ने जो ग्राउंड खोया था वो शायद थोड़ा गैदर किया है। और हाँ, और उसका एक कारण शायद ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये था कि केजरीवाल साहब उसको लीड करेंगे, और अब भगवंत मान आ गए हैं तो चीजें थोड़ी स्पेसिफिक हो रही हैं कि आई मीन थिंग्स आर नाउ सॉर्टेड आउट, जिसको कहते हैं। मणिपुर में अभी भी ये लग रहा है कि शायद ओपिनियन पोल ठीक रहे, शायद बीरेन सिंह को वापस आने का चांस है। अभी तक तो वैसे ही दिख रहा है। किसी के बारे में कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार बदलेगी तो वहां के सब लोग इधर के हो जाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट। और उत्तराखंड के बारे में हमने आज बात नहीं की, लेकिन फिर भी उत्तराखंड में उत्तराखंड में सर्टेनली कांग्रेस हैज गेन्ड ग्राउंड। वो हरक सिंह रावत का जिस तरह से वहां से निकाले गए, और हरक सिंह रावत ने अपनी सारी ईगो को किनारे करके, और जिस तरह से उनको फिर वापस, क्योंकि उन्होंने बहुत गाली, जब वो कांग्रेस से निकले थे तो बहुत गंदी बातें कह के निकले थे, खराब बातें कह के निकले थे, जो जनरली पॉलिटिक्स में नहीं कहनी चाहिए। लेकिन उनको फिर अगर कांग्रेस ने वापस लिया है, उन्होंने जिस तरह से सारी उनकी शर्तें मान ली हैं, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल होती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आके कोई 403 सीट पे थोड़ी वोट देने लगेंगे, लेकिन उनका, मैं अभी भी मानता हूं, टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस इलेक्शन वाज स्वामी प्रसाद मौर्य का शिफ्ट होना। उसी तरह से हरक सिंह रावत का उत्तराखंड में वापस जाना और कांग्रेस को एडमिट कर लेना इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट। बट ये उत्तराखंड का एक अपसेट होगा, ये काफी एक इंटरेस्टिंग चेंज होगा, बिकॉज उत्तराखंड ऑलमोस्ट, जब व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, मतलब जब हम ये इलेक्शन का बात करने चालू किए थे, तो उत्तराखंड वाज कंप्लीटली भारतीय जनता पार्टी।
सो इसको मतलब ये एक बड़ा अपसेट होगा। दैट्स एट फाइनल गोवा, एज वी सेड, आई थिंक वो हंग पार्लियामेंट होगा। मुझे नहीं लगता, मैं भी सहमत हूँ, 100% आपसे सहमत हूँ कि वो हंग पार्लियामेंट होगा। शायद किसी को कोई स्पेसिफिक ये नहीं मिलेगा, तो उसके बाद देखना है क्या होगा उसके आगे। सिंह साहब, थैंक यू सो मच, एज यूजुअल फन, मजा आ गया बात करने के लिए। नेक्स्ट संडे थैंक यू वापस सो हम बात करेंगे। वी विल cover all the 5 states once again next Sunday. मच। ओके, Thank थैंक यू you. सो मच, थैंक यू Thank सो मच।